नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉसिबल विद नवीन में। तो दोस्तों, ये इस चैनल पे तो आपको कंपटीशन में जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं और हमें आधी अधूरी जानकारी होने के कारण छूट जाती है, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चैनल पे आपको उन टॉपिक्स को उठाया जा रहा है और उसको डिटेल में बताया जा रहा है और दोनों तरह से बताया जा रहा है। पहले उसका सब्जेक्टिव बता रहे हैं, फिर उस सब्जेक्टिव को बताने के बाद फिर आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आए ये इसकी भी तैयारी आपकी हो जाए। तो इस तरह से आपको डबल तैयारी हो जा रहा है। तो आप इसको अच्छा से देखिए, समझिए, सीखिए। और अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे, तो मेरी जानकारी अच्छी लगी, मेरा मेहनत अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिए। तो ये टॉपिक 4 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम प्रधानमंत्री के बारे में बताए थे और उसमें डिटेल्स बताए थे आपको। अभी ये सेकंड पार्ट में आपको उसका MCQs बता रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन में आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप उसको देखिए, समझिए कि आपको किस तरह से एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन को उलझाता है, किस तरह से एग्ज़ामिनर जो है आपको फंसाएगा। तो आपको अभी इसका अभ्यास अगर आप कर लेंगे तो आपको एक मोटा मोटी अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नाम मात्र का नेता होता है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का वास्तविक नेता होता है। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। तो प्रमुख होने के कारण क्या हो गया, वह वास्तविक नेता होता है। तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए कैसा कैसा ऑप्शन देके आपको माइंड को डाइवर्ट किया जाता है। तो इस तरह से अगर आपका प्रैक्टिस सही रहेगा, तो जब भी इस तरह का मेरा वीडियो देखिए और ऑब्जेक्टिव वीडियो रहे, तो बगल में कलम और कॉपी रख लीजिए और उसको साथ में बनाते जाइए और मिलाइए कि आप कितना पढ़ें और आपका कितना सही हुआ है। तो इस तरह से आपका एक मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमको इतना समझ में आ रहा है। अगर नहीं, फिर थोड़ा ज़्यादा गलती हो रहा है तो एक बार फिर से देखिए वीडियो को, एक बार फिर से पहले थ्योरी देखिए, फिर आके प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त। तो आपको हम देखिए एकदम मोटा मोटे एकदम कॉमन सा ऐसा दिया है कि आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आता है या फिर राज्यसभा का, दोनों में से कोई एक होकर आता है। तो वो प्रधानमंत्री जो होता है वो नियुक्त होता है, वो यानी ऑप्शन आपका डी होगा। और प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। वो निर्वाचित तो होता है लेकिन एज ए लोकसभा सदस्य, ना कि प्रधानमंत्री। और चयनित तो लगभग सेम वही केस में हो गया। मनोनीत तो हो गया कि भाई राष्ट्रपति मनोनीत कर दिए। तो राष्ट्रपति जो होता है नियुक्त करते हैं किसको, प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किस तरह से आपको फंसाएगा, माइंड डाइवर्ट करेगा। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट कहता है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। तो आपको हम बताए थे कि संसदीय शासन में राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। असली प्रधान कौन होता है,
तो प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचना करता है। कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान जो है वो मंत्रिपरिषद के नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचना करता है। तो ऑप्शन है आपका 70, 72, 74 और 75। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 75, 75। नेक्स्ट, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। देखिए एकदम ऐसा देखिए आपको फंसाएगा। तो कैबिनेट मंत्री का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है कि आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हैं, दोनों का सदस्य होते हैं। तो आप देखिए फिर फंसा रहा है आपको। तो आम तौर पर जनरली जो होता है, ऐसे प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली आम तौर पर यहाँ पूछ रहा है। यहाँ पर एक आम तौर जो शब्द लगा दिया है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर लोकसभा हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और अगर वो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का है, तो भी संवैधानिक सही है। लेकिन जब आम तौर बोला जाए तो जनरली जो है वो लोकसभा का सदस्य ही होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन होता है। तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपको हम पहले बताए थे कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो या तो लोकसभा का सदस्य हो सकते हैं या फिर राज्यसभा के, संसद के दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकते हैं। तो अब देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र है। तो वैसी स्थिति में क्या है, देखिए न्यूनतम पूछ रहा है, तो दोनों में से न्यूनतम कौन है, तो दोनों में से न्यूनतम है 25 साल। तो इसलिए इस हिसाब से ये दोनों में से 25 साल जो होगा वो सही होगा, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है। 30 साल भी अगर है तो राज्यसभा का है, 25 साल लोकसभा का है, तो न्यूनतम कौन है दोनों में, तो 25 साल। तो इस तरह से आंसर इसका हो जाएगा बी। 10 देखिए, कहता प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है। तो प्रधानमंत्री जो होता है, हम पहले ही बताए थे आपको कि प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कहता है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो आपको हम बताए थे कि प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन गया और दोनों में से किसी का सदस्य नहीं है तो उसके पास 6 महीने का टाइम रहता है और वह उस पीरियड में दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा गला खराब हो गया है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति और संसद के प्रति। तो आप जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप देखिएगा तब आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो पहले थ्योरी देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव देखिए और एक पेन कलम लेके बैठिए और उसको ए बी करके देखिए कि आपका कितना सही होता है। तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री जो होता है वो दोनों भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है।
तो इसमें देखिए आप, अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष वाला रखता है कि भाई इसके पास बहुमत नहीं है, वो बोल के वो अविश्वास प्रस्ताव रखता है। तो मंत्रिपरिषद सरकार पक्ष वाला क्या रखेगा, विश्वास प्रस्ताव रखेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कहता है किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो देखिए आपको इसमें ध्यान देना है कि संसद किसी, जैसे अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में ही बहुमत दल का नेता होता है, तो उसको बहुमत वहीं साबित करना पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा। नेक्स्ट कहता है कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे। तो कहता है कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे। तो के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बलदेव सिंह, बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट कहता है भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है। मतलब भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। जब वो भारत पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हो रहा था, तो जब वो ताशकंद गए थे तो उसी समय उनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रशेखर। तो उस समय ये चंद्रशेखर जब बने थे तो उस समय वे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, सीधा डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने थे। कहता है भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बने और जब लोकसभा कार्रवाई चालू होने से पहले ही इनका सरकार गिर गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये लोकसभा में बिना उपस्थित हुए ही सरकार चली गई। कहता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन सा अनुच्छेद में हुआ है। तो देखिए कहता अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 76। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट कहता है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के द्वारा। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, नरसिम्हा राव हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो ये तीनों जो है हुआ था 1991 में। तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे थे नरसिम्हा राव जी। उसी समय ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, लिबरलाइजेशन तीनों चालू हुआ था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हरित पत्र है, श्वेत पत्र है, पीत पुस्तिका है, नीली पुस्तिका है। तो भारत का जो आधिकारिक दस्तावेज है वो श्वेत पत्र है, ऑप्शन बी। कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मतलब कहने का क्या हुआ, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब देश में दो तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो राज्य सरकारें जो हैं
इस तरह से काम करे जिससे केंद्र का, राज्य की जो कार्यपालिका है वो इस तरह से काम करे कि जिससे केंद्र की कार्यपालिका प्रभावित ना हो। तो ये किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है A 257। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ये इधर प्रधानमंत्री हैं और इधर उनके मृत्यु के बाद जो उनका जो समाधि स्थल है वो है। तो जेल नेहरू का शांति वन, LV शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। राजीव गांधी का कर्मभूमि नहीं है, राजीव गांधी का वीरभूमि है। नेक्स्ट, कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो ये सृजित किया गया था 91, 51, 52, 57, 62। तो 1951 आपका आंसर हो गया 1951। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का ये वैकल्पिक सीरीज भी समाप्त होता है। आप इसको एक बार देखिए, समझिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो अभी नेक्स्ट 5वां जो टॉपिक रहेगा हमारा वो सर्वोच्च न्यायालय रहेगा। तो चलिए, हमारा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बात ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।